ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लगे 7 झटके। अब ममता ने कर दिया ऐसा काम जिससे बंगाल की जनता ही करने लगी अपमान। मगर असली खेल तो अमित शाह और योगी जी ने मिलकर किया। इधर बंगाल के लोगों ने किया पीएम मोदी के नाम का उद्घोष। उधर शुभेंदु अधिकारी ने बुलडोजर बाबा के सामने किया ऐसा काम जिससे दुनिया रह गई हैरान। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया बंगाल का रिजल्ट लॉक, ममता की सबसे बड़ी हार। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुद्दा ऐसा है कि जाता ही नहीं, बदल बदल करके, रूप बदल बदल करके, पलट पलट करके फिर से सुप्रीम कोर्ट आता है। और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। अब देखिए ना, कई राज्यों में हुए ना, कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, चुनाव भी हो गए 3 राज्यों में, कई सारे, बिहार तो पहले हो गया। लेकिन देखिए, पलट पलट करके फिर से ये सुप्रीम कोर्ट में आता। और आज तो दोस्तों 3 तरह के मामलों की सुनवाई हुई और मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे ममता बनर्जी को 7 झटके लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में बड़ी अकड़ दिखा रही थी। आप तो जानते हैं कि ममता बनर्जी खुद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी काला कोट पहन करके। आज आपको दिखाता हूं दोस्तों, आज ऐसी नौबत आई कि टीएमसी गिड़गिड़ा रही थी, मिलॉर्ड ये कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अब नहीं होगा। नियम थोड़ी किसी के लिए बदलता है। आखिर वो कौन सी कहानी है दोस्तों, कैसे पश्चिम बंगाल पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस सिस्टम को लॉक कर दिया जिससे तृणमूल कांग्रेस को अपनी बड़ी हार दिखाई दे रही है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट देखिए, देश की संवैधानिक संस्थाएं बहुत शिद्दत से, आज तो मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किस तरीके से न्यायिक अधिकारियों ने इतनी मेहनत की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक कमेंट बनता है दोस्तों, जय मां काली यही लिख दीजिएगा। संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो और वीडियो भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही दोस्तों, एचबी शॉर्ट्स देखिए, वहां पर भी 2 वीडियो बहुत छोटे छोटे हिस्से बनाकर आपको दिखाता हूं। आज की कहानी उसमें है कि कैसे सोनिया गांधी को बड़ा झटका लगा है। देखिएगा, कमेंट में पिन किया। आइए शुरू करते हैं। 2 विंडो से शुरू कर रहा हूं दोस्तों। ये 2 विंडो क्या है जरा देखिएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 2-3 विंडो कुछ दिखा देता हूं आपको। आप देखिए, एक तरफ अमित शाह तृणमूल कांग्रेस के लोगों को सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार गड़बड़ झाला मत करना भैया, वरना 5 मई को चुन चुन करके आपको जेल में डाल देंगे अगर तुमने धमकाया तो। और ममता बनर्जी की रैली दिखा रहा हूं, वो लोगों से बातचीत करती हैं और उनका एक भी कार्यकर्ता कुछ भी जवाब नहीं देता। 2 विंडो दिखा रहा हूं। ममता बनर्जी की जो कह रही हैं वो बांग्ला में है, मैं उसका अनुवाद बता देता हूं, जिसमें वो कहती हैं कि आप हमको वोट देंगे। कोई नहीं बोलता अरे भैया माताएं आप बोल क्यों नहीं रही हैं, भाइयों आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, कोई नहीं बोलता। देख लीजिए। 2013 से लेकर 2021 तक हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत परेशान किया है या नहीं किया है भाई? जोर से बोलो, किया है या नहीं किया है? मैं आज टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 23 अप्रैल को अपने घर में बंद रहना, वरना 5 मई को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम। যখনই করো হামলা, ভাইয়েরা কথা বলছি না, মায়েরা কথা বলছে না, কি স্বরূপনগরের মাটি, ভোটটা দেবেন তো তৃণমূলকে। 2 और विंडो दिखाऊंगा दोस्तों, उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट पर आऊंगा। यह 6 विंडो है। इसमें ममता बनर्जी की हताशा देखिए, लोगों को किस तरीके से डरा रही हैं। एक में कहती हैं कि भाजपा वाले चाय में नींद की दवाई मिला देंगे और वोट चुरा लेंगे।
फिर दूसरे में कह रही हैं कि भाजपा आई तो मछली मीट खाना बंद हो जाएगा। तीसरे में कह रही हैं कि भाजपा सेंट्रल फोर्सेस महिलाओं का अपमान कर रही है। चौथे में कह रही हैं कि भाजपा सत्ता में आई तो सब कुछ आपसे छीन लेगी। पांचवें में ममता कह रही हैं कि भाजपा बंगाल को 3 हिस्सों में बांट देगी। और छठे में लोगों को बता रही है, भ्रमित कर रही है कि पहले ये कब्जा करेंगे फिर हम सीधे दिल्ली कब्जा कर लेंगे। मैं सिर्फ पैटर्न दिखा रहा हूं कैसे वो अपनी हार को स्वीकार कर रही हैं और क्या क्या कर रही। एक और 2 विंडो दिखा देता हूं दोस्तों, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आऊंगा। यह बयान है कैसे ममता बनर्जी को, बुआ ममता को भतीजे अभिषेक नहीं एक तरीके से औकात दिखा दी। आप बोलेंगे कैसे? मैं 2 विंडो में 2 बाइट है। एक बांग्ला में है जिसमें ममता बनर्जी ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े कर रही है और उन्हीं का भतीजा कह रहा है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं जब चुनाव आयोग बुलाता है तो काहे नहीं जाते हैं आप। सुनिए ना, आप ही को दिखाता हूं मैं। মেশিন চেক করতে হবে, কোনো জায়গায় ইভিএম মেশিন খারাপ হলে নতুন মেশিন আনতে হবে। जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूँ। मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17C जो फॉर्म होता है जिससे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अब ममता बनर्जी को 7 झटके दोस्तों, देखिए एक एक करके। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच। केस क्या है? मालदा हिंसा और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा। याचिकाकर्ता कोई नहीं है, सुओ मोटो। खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। अब जरा देखिए एक एक करके झटका मैं बता रहा हूं। पहला झटका, चीफ जस्टिस ऑफ सूर्यकांत, उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि अब यह बहानेबाजी नहीं चलेगा, कुछ भी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। मैं पहले आपको पढ़ता हूं ये लाइन क्या लिखी हुई, फिर मैं आपको एक लाइन में बताता हूं कि यह कितनी बड़ी खबर है और कैसे ममता बनर्जी को झटका लग रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, देखिए, वी वांट टू नो इफ एनी ऑफ दीज पीपल अरेस्टेड हैड एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड। We don't want this to be an academic exercise. This has to be taken to a logical conclusion. हम ये जानना चाहते हैं कि क्या गिरफ्तार किए गए इन लोगों में से किसी की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है। हम नहीं चाहते कि ये केवल एक अकादमिक कवायद यानी एकेडमिक एक्सरसाइज बनकर रह जाए। हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। और आप जान लीजिए दोस्तों, ये जो मालदा हिंसा है ना, इसमें है पॉलिटिकल कनेक्शन, निश्चित रूप से है। उसमें सभी पार्टियां जुड़ी हुई हैं। इसमें कांग्रेस का भी नाम आ रहा है, इसमें AIMIM का भी आ रहा है, तृणमूल कांग्रेस का भी आ रहा है, सब पर हैं। यानी ये छोड़ेंगे नहीं मुद्दा। ये सीधा झटका है, ये सीधा। पहली बार इस तरीके से कहा गया है कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या नहीं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। दूसरा झटका दोस्तों, न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा। इनको लग रहा था कि ये जो 27 लाख केस है इसमें डरा धमका करके हम कुछ कर लेंगे। ऑर्डर आ गया है, देख रहे हैं ना क्या लिखा है CJI का पहले, और फिर नीचे देखिए लाइव लॉ का दिखा रहा हूं मैं। ऑर्डर है, वी हैव रिसीव्ड लेटर। मैं आपको बताता हूं क्या कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम निर्देश देंगे कि सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी जब तक पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म नहीं हो जाते। हम चाहते हैं कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को सुरक्षा मिलती रहे। और इसमें यह जानकारी देते हैं आदेश में कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने एक पत्र लिखा है और किस तरीके से 60 लाख आपत्तियों के निपटारे का कठिन कार्य पूरा कर लिया गया। इसमें बताया गया है कि 1823 मामले ही लंबित हैं। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश हैं। यह SOP तैयार की है जिसका पालन सभी ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाएगा। यानी कोई कंफ्यूजन नहीं। आप देखिएगा ट्रिब्यूनल को लेकर इतने कंफ्यूजन फैलाए जा रहे थे दोस्तों कि पता नहीं क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, यह है रास्ता, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जुडिशियल ऑफिसर्स को आपको सुरक्षा देते रहनी पड़ेगी। तीसरा झटका, बड़े आरोप लगा रही है ममता बनर्जी कि चुनाव आयोग ने यह कर दिया, वो कर दिया, सर को लेकर के। लीजिए आज एकदम फाइनल, जैसे कहते ना
चला देना, आखिरी कलम से आखिरी लाइन लिख देना, ये वही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की सराहना की गई है। मैं जो आपको दिखा रहा हूं ना दोस्तों, ये ऑर्डर है, अब दिख रहे हैं ना, साफ साफ दिख रहा है ऑर्डर। लेटर इन्फॉर्म्स दैट यस्टरडे, मैं जरा हिंदी में करके बताता हूं। पत्र से यह जानकारी मिलती है कि कल एक इंट्रो सेशन आयोजित किया गया था। हम उस कार्य की सराहना करते हैं जिसे माननीय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों की सहायता से पूरा किया। यह संवाद दर्शाता है कि यह कार्य कितना कठिन था। इसमें लिखा है कि इन लोगों ने वीकेंड पर भी काम किया, छुट्टियों पर काम किया। इसमें लिखा है दोस्तों, ताकि सारी जिम्मेदारी पूरी हो सके। और आखिरी लाइन पहले पैराग्राफ का देखिए क्या लिखा है, वी इक्वली अप्रिशिएट द जुडिशियल ऑफिसर्स। हम न्यायिक अधिकारियों की भी समान रूप से सराहना करते हैं। और अगला जो पैराग्राफ है ये और खतरनाक है। इसमें लिखा है, नो रीजन टू डाउट, इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो इसका हिस्सा बनने के लिए सहमत हुए, वे भी उचित समय के भीतर कार्य पूरा करने में सक्षम होंगे, सहयोग देंगे। यानी सर को लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने सराहना करते हुए उस पर विराम लगा दिया। चौथा झटका ये सीधे सीधे पश्चिम बंगाल सरकार के लिए है। हालांकि इसमें चुनाव आयोग का भी जिक्र है। देखिए मैं जरा आपको दिखाता हूं क्या लिखा है। ऑर्डर, वी डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बंगाल टू इंश्योर दैट द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू जुडिशियल ऑफिसर्स, मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं दोस्तों, हम चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश देते हैं कि न्यायिक अधिकारियों को दी गई सुरक्षा वापस न ली जाए और यदि आवश्यक हो तो खतरे के स्तर का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, थ्रेट परसेप्शन का। इस अदालत की पूर्व अनुमति के बिना, यह लाइन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस अदालत की पूर्व अनुमति के बिना और किसी भी स्थिति में पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक सुरक्षा कवर नहीं हटाया जाएगा। केंद्रीय बलों की तैनाती अगले आदेश तक जारी रहेगी। मतलब चुनाव खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद भी आप केंद्रीय बलों को हटाएंगे नहीं। वो पहले मेरे पास आना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। याद है ना पिछला चुनाव कैसे एकदम से अराजकता की स्थिति बना दी गई थी। इस बार नहीं होगा। इस बार सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से जागरूक है। एक एक पीआईएल की सुनवाई हो रही है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। अभी तो मैं आपको 2 केस और दिखाने वाला हूं। पांचवा झटका, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को आदेश दिया गया है। इसमें क्या है देखिए, यह भी ऑर्डर का हिस्सा दिखा रहा हूं कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने कंप्लायंस एफिडेविट फाइल की है। उसमें उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी दी कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। आखिर में देखिए इसका दूसरा हिस्सा, वी डायरेक्ट द चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी एंड अदर अथॉरिटीज टू एंश्योर दैट सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग एनहांस सिक्योरिटी गिवन टू देम इज नॉट विथड्रॉन विदाउट आवर प्रायर परमिशन। ये देखिए अगला हिस्सा और खतरनाक है कि जब तक मैं आदेश नहीं दूंगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट, तब तक उनकी सुरक्षा भी नहीं हटाई जाएगी। ये है झटका दोस्तों, याद रखिएगा। ये पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कल दिन अगर केंद्र सरकार कभी आर्टिकल 356 लगाने की जरूरत पड़े ना, तो ये सब उसमें इस्तेमाल होगा। इस बात को याद रखिएगा। छठा झटका, टीएमसी गिड़गिड़ाने लगी। यहां पे आकर के आपको देखना पड़ेगा कि आखिर क्या हुआ। यहां पे सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी, जो टीएमसी के नेता भी हैं, सांसद भी हैं, क्या हुआ जरा सुनिए। जो कल्याण बनर्जी है, मैं हिंदी में करके पढ़ रहा हूं। एक धारणा यह बनाई गई है कि सभी लंबित मामलों का निपटारा जो एडजुडिकेटेड है दोस्तों, कर दिया गया है। 6 अप्रैल को मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। सभी मतदाताओं के मामले अभी विचाराधीन हैं। जस्टिस बागची कहते हैं कि यदि 9 अप्रैल तक या उसके बाद भी निर्णय पूरा हो जाता है तो मतदाता सूची में उनके नाम चुनाव के लिए शामिल कर लिए जाएंगे। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। मतलब 9 अप्रैल तक की डेडलाइन है दोस्तों। तब कल्याण बनर्जी कहते हैं 16 लाख अपीलें दायर की गई हैं, कृपया उन्हें वोट देने की अनुमति दें। यहां बोलते हैं मिलॉर्ड,
इतना तो हो गया, उनको भी दे दीजिए। बताइए, 16 लाख अपीलें, मतलब अपील आपने दायर कर दी तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। गजब का खेल चल रहा है। ये बोलते हैं ऐसा, प्लीज अलाउ देम वोट। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, सूर्यकांत, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि हम इसकी अनुमति देते हैं तो फिर उन लोगों के मतदान के अधिकार को भी रोक देते हैं जो सूची में शामिल किए जा चुके हैं। और जस्टिस बागची कहते हैं 34 लाख अपीलें हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट यही कहती है, 34 लाख अपीलें। और मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे केस में मैं आपको बताऊं कि मालदा हिंसा में लगातार एनआईए का एक्शन चल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार समेत 7 हिरासत में, आईएसएफ का नेता गिरफ्तार है, रडार पर एआईएमआईएम के भी सदस्य हैं। मैं इसमें एक देख रहा था, ये कमलिका सेन गुप्ता CNN न्यूज 18 की रिपोर्टर हैं, वो साफ साफ इसकी जानकारी भी देती है। उन्होंने बकायदा नाम भी बताया। देखिए ना, आईएसएफ के नेता गुलाम रब्बानी, 2 अन्य जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, शहादत हुसैन और आसिफ शेख। अभी तो एनआईए की जांच चल रही है दोस्तों। एक और मामला है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी आपको बता देता हूं। यह मामला कुरैशा यास्मीन नाम की एक महिला, सुनवाई कहां हुई? चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची। इसमें याचिकाकर्ता के वकील कहते हैं कि जो फ्रीजिंग की तारीख है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि जाइए ना, जो अपीलीय न्यायाधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल है, तो याचिकाकर्ता के वकील कहते हैं कि मुझे बहस करने की अनुमति नहीं दी गई, तो इसका क्या लाभ? तो चीफ जस्टिस कहते हैं, क्या हम जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश है, क्या उन पे हम दबाव डालें? आप क्या चाहते हैं कि हम ये सारा करें? इस तरह की बातचीत हो रही है। दूसरा मामला बता रहा हूं दोस्तों, जस्टिस बागची कहते हैं कि जब तक बड़ी संख्या में, वो कुछ सवाल भी उठाते हैं कि अगर जिन लोगों को हटाया गया और हार की संख्या, अगर इसमें कुछ बड़ा हेरफेर होता है तब तो कुछ सोचना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए यदि जीत का प्रतिशत 5% से कम है और जो लोग हटा दिए गए वो 5% से ज्यादा है, तो सोचना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कहते हैं कि 34 लाख अपीलें लंबित हैं। फिर जस्टिस बागची कहते हैं कि इसका मतलब है जो ट्रिब्यूनल हमने बनाया है, हर ट्रिब्यूनल के पास 1 लाख से अधिक मामले हैं। और आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों कि हमको इस मामले में किसी अकादमिक बहस की जरूरत नहीं है। यहां अपीलों की सुनवाई का प्रश्न ही नहीं है, इसे न्यायाधिकरण के समक्ष उठाएं, वहां अर्जेंसी में यह मामला रखें। मतलब आखिरकार दोस्तों इस मामले को खत्म कर दिया जाता है। देखिए, इसमें आपको दिखाता हूं, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि यह प्री मैच्योर है, ऐसा नहीं कि लेकिन एक बात मैं मानता हूं दोस्तों कि याचिका गई यास्मीन कुरैशी की, तो याचिका देखा गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज नहीं किया, खारिज तो बाद में किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुरैशा यास्मीन इसकी सुनवाई की, लेकिन साफ साफ कहा कि हम किसी भी तरह से किसी के ऊपर भी कोई दबाव नहीं डालेंगे। ये एक झटका है। एक और झटका आपको दिखा देता हूं। आज एक PIL गई दोस्तों, अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने कहा कि क्यों ना बायोमेट्रिक किया जाए, बायोमेट्रिक और चेहरे के पहचान की मांग की। जैसे ही हम अंदर जाए हमारा चेहरा और बायोमेट्रिक दोनों हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज नहीं किया, इसको स्वीकार किया दोस्तों, इस जनहित याचिका को। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों को नोटिस भेजा गया, राज्यों को भेजा गया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बंगाल में इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन मानकर चलिए कि आने वाले समय में ये एक मास्टर स्ट्रोक बनेगा। ये बंगाल से ही उभर रहा है, जहां वोटरों को धमकाने, फर्जी वोट डालने ये मामले आते हैं। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट में आज ही मामला आया। अब एक बात क्लियर हो चुका है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी प्रक्रिया को लॉक कर दिया। अब कुछ नहीं होगा। आज की परिस्थिति यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पहले बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे। आज के समय में 6 करोड़ 76 लाख वोटर है। 90,83,000 वोटर हट चुके हैं। लगभग 11.85% वोट कम हो गए हैं। यह लॉक हो चुका है।
मैं कुछ और खबरें आपको बता देता हूं दोस्तों, ये बंगाल के लिए जरूरी है। नंदीग्राम हिंसा याद है ना आपको? 43 टीएमसी नेताओं को एनआईए का नोटिस मिला है। 43। ये चुनाव से पहले काम हो रहा है। टीएमसी को समझ में आ रहा है ये क्यों जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। समझिए दोस्तों, जिन लोगों को नोटिस जा रहा है ना, उनके अंदर डर भी पैदा हो रहा है। और ये मामला कब का है ये भी समझिए। दिसंबर 2024 में सहकारी समिति चुनाव के दौरान अचानक से हिंसा हुई। भाजपा टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प, फिर बम विस्फोट की घटना आई और यह जांच एनआईए के सामने दी गई थी। एक पॉलिटिकल खबर भी आपको दिखा देता हूं दोस्तों। योगी आदित्यनाथ जी की बंगाल में एंट्री हो चुकी है और पहली ही एंट्री में ऐसा जबरदस्त, आप सोच नहीं सकते क्या कमाल का विजुअल देखने को मिला दोस्तों। मजा आ जाएगा। मैं अभी आपको पहले वीडियो दिखाता हूं। शुभेंदु अधिकारी, कल सीएम योगी ने 3 जनसभाएं की। आम लोगों पे तो क्रेज है ही, बसों की छत पर लोग सवार होकर पहुंचे थे देखने के लिए। शुभेंदु अधिकारी आए, पहले चप्पल खोला, फिर उनका प्रणाम किया, दंडवत। उसके बाद योगी जी ने दोनों ने हाथ उठाए। क्या कमाल का विजुअल है, मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जरा इस हिस्से को देखिए। देखा आपने दोस्तों, ये है बंगाल में जादू। अगले योगी मॉडल यही शुरू करने वाले हैं। और योगी जी ने पहुंच करके एक नया अंदाज दिया, टीएमसी का फुल फॉर्म बताया, तुष्टीकरण, माफिया राज और सी से कट मनी। एक हिस्सा बाइट का सुनाना चाहता हूं, जरा सुनिए ना। नाम ही आज यहाँ पर तुष्टीकरण, माफिया राज और कटमनी का प्रतीक बन गया है। और एक छोटी सी खबर आखिर में दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सिंगूर याद है ना, सिंगूर आंदोलन, टाटा नैनो, वहीं से तो ममता बनर्जी का कारवां आगे बढ़ा और मुख्यमंत्री बनी। आज सिंगूर फिर से एक नए आंदोलन में, आलू बेल्ट है ये। आज स्थिति इतनी खराब है दोस्तों, इतनी खराब है, कोई सुविधा नहीं। जो आलू पैदावार हुई है ना किसानों की, कोई मोल नहीं मिल रहा, उनको फेंकना पड़ रहा है। नंदीग्राम के किसानों की हालत इतनी खराब है दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। मैं तो इनका हिसाब देख रहा था। ये जो किसान हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा इस पे छापा है। इनको लागत कितनी है प्रति बीघा? 40,000 रुपये। आमदनी कितनी है जानते हैं? 15,000 रुपये। यानी 50 किलो बोरा का दाम सिर्फ 80 से 100 रुपया। मतलब अगर ब्रेक इवन भी करना हो ना तो 450 रुपये। अब सोचिए, 2-3 रुपये प्रति किलो। और शहरों में यही आलू 10 रुपये, 10 गुना कीमत पे बिक रही है। तो कोई सुविधा ही नहीं है ना भाई, ना सुविधा है, ना स्टोरेज है, कुछ भी नहीं है। जिस आंदोलन से, जिस जमीन से हुई आंदोलन से आप यहां पहुंचे, उसको भी आपने छोड़ दिया। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है, गजब का किया है। मेरा निवेदन है, जरूर एक कमेंट कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। देखिए, आपके स्नेह से दोस्तों 19.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। 2 मिलियन में 50,000 बचे हैं। थोड़ी और अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए दोस्तों, जल्दी हो जाएगा। साथ ही HB शॉर्ट्स में आज मैंने सोनिया गांधी के ऊपर कि कैसे सोनिया गांधी बुरी तरह से फंस गई हैं, नीतीश कुमार ने कैसे फंसाया, यही कहानी है, देख लीजिएगा, कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।